नमस्कार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से आज हम एनडीपीएस अधिनियम 1985 की एक एक बारीकी को समझेंगे। देखिए, अगर आप लॉ एनफोर्समेंट, कानूनी पढ़ाई या फार्मेसी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये ब्रीफिंग आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस काफी मुश्किल लगने वाले कानून को आसान बनाने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस कानून का मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। फिर हम देखेंगे कि किन चीजों पर पूरी तरह से रोक है, यानी प्रतिषेध। इसके बाद हम नियंत्रण और नियमन की व्यवस्था पर बात करेंगे। फिर आएगा अपराध और सजा का सेक्शन। और आखिर में हम कुछ ऐसे कानूनी पहलुओं पर गौर करेंगे जो परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहला सवाल, कोई भी कानून बनता क्यों है, उसका मकसद क्या होता है? एनडीपीएस एक्ट को समझने के लिए हमें इसके 3 मुख्य स्तंभों को समझना होगा। यही 3 चीजें हैं जो इस कानून की पूरी आत्मा है। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। देखिए, इस कानून का लक्ष्य एकदम साफ है। पहला, नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर पूरी तरह से शिकंजा कसना, यानी नियंत्रण। दूसरा, जो दवाएं मेडिकल या साइंटिफिक काम के लिए जरूरी हैं, उनके इस्तेमाल को एक बहुत ही सख्त सिस्टम के तहत लाना, यानी विनियमन। और तीसरा, जो लोग अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें सख्त से सख्त दंड देना। ये सब इसलिए ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा सकें। अच्छा, जब हमने नियंत्रण और दंड की बात की तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर किन चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी है। अब हम उन एक्टिविटीज और सब्सटेंस पर नजर डालेंगे जिन्हें ये कानून पूरी तरह से गैर कानूनी मानता है। स्क्रीन पर देखिए, ये वो काम है जिन पर पूरी तरह से रोक है अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो। किसी भी नशीले पदार्थ का उत्पादन करना, उसे बनाना, अपने पास रखना, बेचना, खरीदना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या उसका इस्तेमाल करना, ये सब सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। कानून 2 तरह के पदार्थों में साफ फर्क करता है। पहले हैं नारकोटिक ड्रग्स। ये वो हैं जो शरीर पर असर करते हैं, जैसे नींद लाते हैं या दर्द कम करते हैं और इनकी लत लग जाती है। मिसाल के तौर पर हेरोइन, मॉर्फिन या कोडीन। दूसरी तरफ हैं साइकोट्रोपिक पदार्थ। ये सीधे आपके दिमाग, आपकी मानसिक स्थिति पर असर डालते हैं, जैसे एलएसडी या एम्फेटामिन। अब इन दोनों के अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी है जो बहुत अहम है, नियंत्रित पदार्थ। अब ये खुद नशीले नहीं होते, लेकिन ये वो केमिकल हैं जिनका इस्तेमाल अवैध ड्रग्स बनाने में किया जाता है, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका इस्तेमाल हेरोइन बनाने के लिए होता है। तो हम इन केमिकल्स को कंट्रोल करके अवैध ड्रग्स के प्रोडक्शन की जड़ पर ही हमला करते हैं। तो सवाल ये है कि इन सब प्रतिबंधों को लागू कौन करता है, किस अधिकारी के पास क्या पावर है। चलिए अब हम इसके कानूनी ढांचे और इसमें शामिल अथॉरिटीज की भूमिका को समझते हैं। देखिए, इस कानून को लागू करने वाली मुख्य एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी है। लेकिन हम अकेले काम नहीं करते। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए नीतियां बनाती है। राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में खरीद, बिक्री और रखने पर नियंत्रण रखती हैं। और जमीनी स्तर पर पुलिस, कस्टम्स और दूसरे विभाग हमारे साथ मिलकर इस नेटवर्क को तोड़ते हैं। अब जरा कानूनी नजरिए से समझिए। ये एक्ट हमें 3 बहुत बड़ी शक्तियां देता है: तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी। आमतौर पर किसी भी जगह की तलाशी के लिए हमें मजिस्ट्रेट से वारंट लेना होता है, लेकिन कानून इस बात को भी समझता है कि कई बार हालात ऐसे होते हैं कि वारंट लेने में लगने वाले समय में अपराधी या तो सबूत मिटा सकता है या भाग सकता है। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में एक ऑथराइज्ड ऑफिसर को बिना वारंट के तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तारी करने का अधिकार है, ताकि कानून अपना काम प्रभावी ढंग से कर सके। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये कानून सिर्फ पाबंदी लगाने के लिए नहीं है। ये जरूरी मेडिकल और साइंटिफिक इस्तेमाल के लिए लाइसेंस का रास्ता भी देता है। जैसे अस्पतालों को कैंसर के मरीजों के लिए मॉर्फिन रखने का लाइसेंस मिलता है, या रिसर्च लैब्स को किसी स्टडी के लिए नियंत्रित पदार्थ रखने की इजाजत मिल सकती है। पर इसकी शर्तें बहुत बहुत सख्त हैं। हर फार्मासिस्ट को हर एक गोली का हिसाब रखना होता है। रिकॉर्ड में जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो न सिर्फ लाइसेंस रद्द होता है, बल्कि उस पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन खास कामों को देखते हैं जिन्हें इस कानून में दंडनीय अपराध माना गया है। ये कानून ड्रग्स के अवैध कारोबार की पूरी चेन को टारगेट करता है। सिर्फ ड्रग्स रखना या बेचना ही जुर्म नहीं है, बल्कि इस गैर कानूनी धंधे में पैसा लगाना, यानी उसे फाइनेंस करना, या किसी तस्कर को अपने घर में पनाह देना, ये भी उतना ही बड़ा अपराध है। कानून की नज़र में ये सब लोग इस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार हैं।
अब हम इस ब्रीफिंग के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं और ये परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सज़ा के प्रावधान। और यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, सज़ा कितनी होगी ये पूरी तरह से पकड़े गए पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। यहाँ सज़ा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर किसी के पास छोटी मात्रा मिलती है जो निजी इस्तेमाल के लिए हो सकती है तो सज़ा 1 साल तक की है और यहाँ कानून सुधार का मौका देता है। लेकिन जैसे ही ये मात्रा वाणिज्यिक यानी कमर्शियल क्वांटिटी हो जाती है, मतलब ये तस्करी के लिए है, तो सज़ा सीधे 10 से 20 साल की सख्त कैद और लाखों के जुर्माने में बदल जाती है। यहाँ कानून का मकसद सुधारना नहीं बल्कि सज़ा देना है। और एक बात, जो लोग कमर्शियल क्वांटिटी की तस्करी का अपराध बार बार करते हैं उनके लिए कानून में सबसे कठोर सज़ा का प्रावधान है। कुछ खास और दुर्लभ मामलों में ये सज़ा मौत की सज़ा तक भी हो सकती है। ये इस बात का संकेत है कि हमारा कानून आदतन तस्करों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रखता है। आखिर में कुछ ऐसे ज़रूरी कानूनी पॉइंट्स को समझ लेते हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। ये अक्सर अदालती कार्रवाई में और परीक्षाओं में काम आते हैं। ये वो बातें हैं जो इस कानून को इतना सख्त बनाती हैं। पहली बात, इसके तहत दर्ज अपराध गैर जमानती होते हैं, यानी जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। दूसरी और बहुत ज़रूरी बात, कुछ मामलों में ये साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होती है कि वो बेगुनाह है, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। और तीसरी बात, केस जल्दी निपटे इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनडीपीएस के मामलों की ही सुनवाई करते हैं। तो इस पूरी जानकारी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है हमारी चर्चा के क्रम को याद रखना। हमने शुरुआत की उद्देश्य से, फिर समझा प्रतिषेध क्या है, उसके बाद नियंत्रण की व्यवस्था को देखा, फिर अपराध और दंड के प्रावधानों को जाना और आखिर में खास कानूनी पहलुओं पर बात की। ये स्ट्रक्चर आपको पूरा एक्ट आसानी से याद रखने में मदद करेगा। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए, एक तरफ ये कानून इतना सख्त है कि मौत की सज़ा तक देता है और दूसरी तरफ ज़रूरी मेडिकल इस्तेमाल की इजाज़त भी देता है। तो आखिर ये कानून रोकथाम और ज़रूरत के बीच इतना नाजुक संतुलन कैसे बनाता है? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। धन्यवाद।